अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ और आज से हम न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहा है इलेक्शन रूम। क्योंकि इंतखाबात अब सिर्फ 24 दिन की दूरी पर हैं और हर इतवार अगले चंद हफ्तों तक हम करेंगे और इलेक्शन से पहले तो ये रोज़ाना ही ट्रांसमिशन होगी जिसमें हम इलेक्शन से मुतल्लिक, इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे इलेक्शन रूम से। और इसमें हमारे इन हाउस पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जो मेहमान होंगे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के और तज्ज़ेकार होंगे, उन्हें भी हम अपनी ट्रांसमिशन में शामिल रखेंगे ताकि आप तक एक बेहतरीन इलेक्शन के हवाले से पर्सपेक्टिव जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। अपडेट्स जो हैं वो जो फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे भी लेके आप तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे बर वक्त। और कोशिश होगी कि इंतखाबात के नताइज भी आप तक बर वक्त पहुंचाए जाएं। इलेक्शन से पहले की अपडेट, इलेक्शन के बाद की जो हुकूमत साजी की सारी अपडेट्स होंगी वो भी आप तक इंशाल्लाह इलेक्शन रूम से ही आप तक हम पहुंचाएंगे। आज नाज़रीन, चूंकि बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कल एक बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ भले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई और अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इस पर हम पहले घंटे में 7 से 8 बजे तक बात करेंगे और 8 से 9 बजे तक हम चूंकि इलेक्शन रूम में हम सिर्फ सियासी डेवलपमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि सियासी जमातों का प्रोग्राम क्या है मुल्क की मसाइल के हल के लिए उस पर बात भी होगी। तो अगले हिस्से में हम जो है अगले घंटे में हम इकॉनमी के हवाले से, मईशत की बेहतरी और महंगाई के खात्मे के हवाले से सियासी जमातों के पास क्या प्रोग्राम है उस पर बात करेंगे। तो जो पहला हिस्सा है इसमें चूंकि हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से आने वाले बड़े फैसले की, जिसमें तहरीक इंसाफ को भले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, इस पर बात होगी। तो कल का जो फैसला था नाज़रीन, उस पर कुछ चीदा नुकात मैं आपके सामने रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का नोटिस जो है 2021 में किया। 2021 का जो नोटिस था वो किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने PTI को जून 2022 तक इंतखाबात कराने का वक्त दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंतखाबात कराने का कहा, बसूरत दीगर इंतखाबी निशान लेने का बताया गया था। और ये फैसले का मतलब जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, PTI की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट 5 रुकनी बेंच बना जो ज़ेर इल्तवा है। PTI ने दोबारा इंतखाबात कराकर भी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त वापस नहीं ली। पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला करने को कहा। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को कहा PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने पर इंतखाबी निशान PTI से लिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI ने दरखास्त दायर करते हुए नहीं बताया कि ऐसी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा है। एक मामला एक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो दूसरी हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज हो सकता। PTI ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। अदालती इस्तफसार पर बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों के इंतखाबी निशान लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI ने इंतखाबात नहीं कराए। PTI के 14 अरकान की दरखास्त ये कह रही है कि हाई कोर्ट ने मुस्तरद की, वो मेंबरान ही नहीं। तहरीरी फैसले में यह लिखा गया है जबकि पाकिस्तान जमहूरियत से वजूद में आया, पाकिस्तान में अमरीत नहीं चल सकती। साबित नहीं होता कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। पाकिस्तान में सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होते हैं। PTI ने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ करा रहे हैं। फैसला पेशावर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। यह अदालत ने फैसला दिया जिसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स जो है वो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। किस तरह से तहरीक इंसाफ अब इंतखाबात के अंदर जाएगी, ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा होगा आने वाले चंद दिनों के अंदर, उस पर बात करेंगे। हमें स्पेशल ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ इन हाउस पैनल भी मौजूद है जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मोना आलम साहिबा, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद होंगी, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सुरवर्दी साहब और हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जो है आसमा शिराजी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर साफ़ी तज्ज़ेकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। और 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे लीगल एक्सपर्ट्स आबिद ज़ुबैरी साहब और अशतर औसाफ साहब। सर बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया ट्रांसमिशन में। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं जो कि हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब और अशतर औसाफ साहब। और दीगर जो पैनलिस्ट हैं ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे, जो कि ये एक ट्रांसमिशन है, एक डिबेट है, इसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है, किसी को मुझे बाज़ाब्ता तौर पर कहने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये कि इनफॉर्मल डिस्कशन है। आबिद ज़ुबैरी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ कल हुआ, पहले जरा आप बताएं कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि बहुत ज्यादती हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि कानूनी जो तकाजे थे वो तहरीक इंसाफ ने पूरे नहीं किए, जो पार्टी ने सर्टिफिकेट हासिल करना होता है इलेक्शन करा के वो सारे पूरे नहीं थे। और अकबर शेर बाबर वगैरह जो है उनको PTI कहती है कि हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके हवाले से जो उनको पार्टी से निकाले जाने का नोटिफिकेशन था वो भी आपके वकला प्रोड्यूस नहीं कर सके अदालत के अंदर। क्या ये PTI के वकला केस से ही प्रेजेंट नहीं कर सके या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपका हक जो है वो आपको नहीं मिल सका? क्या कहते हैं इस पर, आपको हुआ क्या तहरीक इंसाफ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे केस का तो इतना मतलब सब जो सामने वो जो उनकी रीजनिंग आएगी तो उस वक्त सही पता लगेगा। लेकिन देखिए जो बात सबसे मुस्तनद बात जो है कि एक पार्टी उनको सितंबर में उनका केस रिजर्व हुआ, नवंबर में फैसला आया कि आप 2 दिसंबर तक अपना इलेक्शन करवा लें। उन्होंने अपना इलेक्शन करवाया और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कहना है कि PTI का कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इलेक्शन करवाया।
अब उन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराना होता है अंडर द लॉ सेक्शन 209, ये कहता है बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा करा दिया कि हमारा ये इलेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। वो इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी और उनका फैसला उन्होंने कर दिया कि जी आप 200 सेक्शन 215 के तहत कि जी आपके इलेक्शन सिंबल आपसे लिया जाता है क्योंकि आपकी पार्टी इलेक्शन अकॉर्डिंग टू नहीं है। अब 13 जमातों की जो बात हो रही है, मुझे नहीं मालूम उन 13 जमातों में कोई हमारी बड़ी पार्टी है, नून लीग है या ये और पार्टीज हैं जिनका इलेक्शन सिंबल उनसे इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से लिया। मुझे उन 13 पार्टीज का नाम नहीं मालूम, शायद आपको मालूम है ना, आपने ये ऑर्डर में भी लिखा है लेकिन उन पार्टीज का नाम नहीं है कि क्या वो बड़ी पार्टीज थी नेशनल। अब आप इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ 3 बड़ी पार्टीज हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, और भी हैं लेकिन जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है और एएनपी और अदर पार्टीज जो है। तो अब देखिए एक बड़ी पार्टी है जो एक मकबूल पार्टी जो अपने आप क्लेम करती है एक मकबूल पार्टी है, उससे आपने उसका सिंबल ले लिया। अब देखिए मैं कहता हूं कि इंटर पार्टी इलेक्शन उनके सही अकॉर्डिंग टू उनके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुए थे। लेकिन देखिए जो चीज आपको देखनी है कि हमें जमहूरियत को, जो सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट की हमारी पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट बार की, जिसमें ऑर्डर हुआ कि 8 फरवरी को अल्लाह करके इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो पहले ही 90 दिन का 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आप देखिए नेशनल लेवल की भी नेशनल असेंबली भी 6 महीने से इलेक्टेड लोग नहीं है, जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, कानून 90 दिन का पीरियड में इलेक्शन नहीं हुए। तो अब इसको अगर जमहूरियत को तकवीत मिलती है इस बल्ले के निशान लेने से तो फबिहा। लेकिन देखिए हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि इस मुल्क में गैर जमाती इलेक्शंस भी हुए 1985 में, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया शहीद बेनजीर भुट्टो केस में 1988 में। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के तहत इलेक्शन होना है उसकी जान है, और उसके अंदर सिंबल ये सारी उसकी चीज है, उसकी आइडेंटिफिकेशन ही उसके सिंबल से होती है। तो अगर आपने उसका उनका बदला लेना भी था और समझते तो आप हो सकता है बेहतर एहसन तरीका ये भी हो सकता था कि आप उनको कहते कि जी आपने नहीं करा है, आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें और आप इतने पीरियड में आप इलेक्शन करा लीजिए। अगर इससे जमहूरियत को तक ठीक है सर, आपकी राय आगे। ठीक है सर, आगे जाके मजीद बात भी करेंगे। अशतर साहब, सर आपकी क्या राय है? तरीके साहब कह रही है कि बड़ी ज्यादती हुई है हमारे साथ, जबकि जो अपोजिट साइड है तरीके साहब की वो कहती है कि बिल्कुल ठीक ऑन द मेरिट आइन और कानून के मुताबिक फैसले हुए। तरीके साहब की वो इलेक्शंस थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उससे अपहोल्ड किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को। जब ये मामला शुरू हुआ कि टेलीविजन के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन होगी तो मैं उसमें मोतरज था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मामला जो है ये कोर्ट के जो है ये कोर्ट के अंदर ही होने चाहिए। इट कांट पॉसिबली बी ए शो ऑन टेलीविजन, ए लाइव शो। लेकिन अब मुझे उसकी अफादियत भी समझ आ रही है और मैं उसका अब कायल होता जा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी वहां पे हुआ सो सबने देखा, वो रिकॉर्डेड है। ये अलग बात है कि मैं नहीं देख सका, लेकिन जो उसकी क्लिप्स मुझे नजर आई उससे साफ समझ आती है कि आसान अल्फाज में वहां पे सारी गुफ्तगू हुई, कोई उलझाव की बातें नहीं थी। 5-6 बुनियादी सवाल थे और वो किए गए। एक इम्प्रेशन अगर कोई है कि उनसे सिंबल ले लिया गया है, वो गलत है। सिंबल जो है वो अलॉट होता है इलेक्शन के वक्त, ये हमेशा के लिए नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए शराइत हैं, और शराइत ये हैं कि आपने तमाम कवानीन की, रूल्स की आपने फॉलो किया हो। मुझे ज़रूरत नहीं कि 208 का क्या कहता है, 209 क्या कहता है, ये सब बातें जो हैं वो टेक्निकल हैं। बट जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि अगर आप एक इलेक्शन के मामले में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके लवाजमात पूरा करने हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो एक बुनियादी बात है वो ये कि आप अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस कराएं। ये ऐसा नहीं है कि ये सो मोटो कर लिया या अज खुद ये सारी चीज की गई, या ये दिसंबर में या नवंबर में या अक्टूबर में ये बात हुई। ये 3 साल से ये मामला चल रहा है। लेकिन अशरफ साहब जो बात करें आबिद जुबैरी साहब के, एट बेस्ट से हो सकता था कि आप फौरी तौर पर तो तरीके साहब को बल्ले के साथ इंतखाबात में जाने देते, जो कि 24-25 दिन बाद इंतखाबात हैं इस फैसले के बाद, तो इलेक्शन के बाद तरीके साहब को पाबंद कर दिया जाता कि आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लें। वो सूरत में था जब उस इलेक्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इलेक्शन नहीं हुआ। कुछ पार्टियों में इलेक्शन नहीं हुआ था, उनको जरूर आप टाइम दें कि आपने मई तक करना है, आपने जून तक करना है, आपने फला तारीख तक करना है। लेकिन जिस इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया था और पार्टी के लोगों ने चैलेंज किया था, वहां पे तो उसका वो एक नजीर
तो नहीं बनेगी ना, वो तो एक डिफरेंट बात है, वो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। और याद रखिए कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटी पार्टी है चाहे वो बड़ी पार्टी है। ये कोई नहीं कह सकता कि क्योंकि ये बड़ी पार्टी है इसलिए उसको आप कोई जो है वो आश्वासन दे दें या उसके साथ कोई सलूक ऐसा करें, इम्तियाजी सलूक कर दें, और उस क्योंकि वो आदाद में बड़े हैं इसलिए आप उनको इस तरीके से करें। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और एक और बात भी ज़हन में रखिए, ये कभी भी सही दलील नहीं है कि बाकी लोगों ने वायलेट किया है तो इसलिए मुझे भी आप वायलेट करने दें, आप उनको पहले पकड़ें बाद में मुझे पकड़ें, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बाकायदा चैलेंज था और उस चैलेंज के जवाब में सब कुछ हुआ और आपने देखा। आसमा शाही साहब आपसे सवाल करना चाह रही हैं अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, मेरा बड़ा एक सादा सा सवाल है। कल से आपने देखा होगा कि ये बार बार आ रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो केस में भी जो था वो इस तरह का फैसला आया था और उसमें भी काफ़ी लीनियंट जो चीज़ें थी वो की गई थी। तो पहले तो क्या एक तो थोड़ी सी नरम रवैया रखा जा सकता था, बेशक कानून और आइन जो भी कहता था और काजी साहब ने अकॉर्डिंग टू द लॉ ही किया जो भी फैसला किया, लेकिन क्या उसमें थोड़ा सा एक सियासी नजरिए ज़रूरत की भी बात की जा रही है कि वो इस्तेमाल किया जा सकता था? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो वाला केस जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट नहज पे था। वहां पे कानून की खिलाफ वर्जी की बात नहीं थी, बल्कि एक आमिर ने इस तरीके से कर दिया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सकें। और एक और बात भी उसी दौर में थी, वो ये थी कि शनाख्ती कार्ड जो है उसको बना दिया गया था कि शनाख्ती कार्ड जो है वो अगर होगा तो वो आदमी इलेक्शन वोट दे सकेगा। तो ये सब चीजें जो थी वो उस दौर में थी। 2017 का जो कानून है जिसको पीटीआई के जो अरकान असेंबली है उन्होंने उसमें बैठ के ये कानून बनाया था, ये एक मुत्तफिक का कानून था जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई थी। और जब आप पीटीआई का अपना सारा सिलसिला देखते हैं तो उनके मंशूर में उनके जो सारे मामलात हैं उसमें सराहत के साथ लिखा हुआ है। और जो बात आपको सामने नजर आती है वो ये है कि ये इलेक्शन जो है जब फ्रॉड पे मबनी हो, जब झूठ में मबनी हो, जब वो जो इलेक्शन हुआ ही नहीं जिसके मतलब कहा गया कि ये शैम इलेक्शन है, तो वो आप दूसरी किसी बेनज़ीर भुट्टो वाले केस के साथ नहीं कर सकते। नजरिया जरूरत को तो हम हर जगह पे कंडेम करते हैं, तो नजरिया जरूरत के तहत इनको इलेक्शन लड़ ये सिंबल ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और याद रखिए, एक मिनट लूंगा सिर्फ, अली जफर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, वो सेनेटर भी हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनके लॉयर भी हैं, जिन्होंने ये कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब उनका गिला शिकवा नहीं है इसके ऊपर तो फिर क्या चीज रह जाती है। वैसे एक सियासी जमात से हटके भी एक बहस है, मुजम्मिल साहब, आसमा साहब, आपसे भी इसमें मैं राय लेना चाहूँगा कि एक वोटर का तो हक है, उसका फंडामेंटल राइट है, जिस तरह आर्टिकल 17(1) भी देता है, राइट के एसोसिएशन का राइट देता है कि वो अपनी मर्जी की सियासी जमात को वोट दे जाके। ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, एक वोटर का भी है। तो क्या कल को अगर तहरीक इंसाफ का या कोई भी वोटर जाके अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर देता है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा प्लान किया जा भी रहा है कि कुछ वोटर शायद कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं 184(3) के तहत कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ इस फैसले के बाद, हम अपनी मर्जी की पार्टी को वोट देना चाह रहे थे, नहीं दे पाएंगे, फिर एक और सिचुएशन बन सकती है। फिर उसके बाद साहब आप इस पर अपनी राय देते हैं। मैं नहीं समझता है ये कोई लॉ पॉइंट है। मतलब वोटर ने जो बैलेट पे मौजूद है उसमें से चूज करना है, वोटर कंपेल नहीं कर सकता कि ये चीज बैलेट पे जरूर मौजूद हो। सही, आप मेरी बात समझें, वोटर ये नहीं कह सकता कि मेरे हलके से फलां उम्मीदवार होगा तो मैं वोट दूंगा। हो सकता है उसके हलके से पार्टी उस किसी को टिकट ही ना देती है, एडजस्टमेंट में किसी और पार्टी को टिकट देती है। पार्टी इलेक्शन लड़ना चाह रही है ना, नहीं कानून के तहत नहीं लड़ सकती। मेरा मतलब है वोटर अबव द लॉ तो नहीं है। सही, क्या आप वोटर के राइट्स को कानून से ऊपर लेंगे या कानून के नीचे लेंगे? बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसका फंडामेंटल राइट है कि वो मर्जी की पार्टी को वोट दे। राइट है बैलेट पेपर पे में से
कोई एक को सिलेक्ट करना, ये उसका राइट। ठीक है, आसमा साहिबा। देखिए ये बहुत ही एक अच्छा फैसला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अफसोसनाक जरूर है ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सिंपैथी के एतबार से देखें, लेकिन आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या था। आप एक अपनी जज्बात को, एहसासात को, ख्वाहिशात को साइड पे रख दें, आप उस क्वेश्चन को देखें जो कि कानून और आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था। उनके पास क्वेश्चन ये था कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, बानी मेंबर ये कह रहा है कि हमें लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना, और सुन के आप खुद हामिद खान साहब के सारे जवाब देख लें कि उन्होंने ये भी कहा कि बानी रुकन भी ये मौजूद हैं, ये अभी तक यानी रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाब भी दुरुस्त नहीं हुआ। ये बात उन्होंने तस्लीम की, और ये क्वेश्चन बार बार कोर्ट के सामने जो है वो उठाया गया। ये आपकी मेरी ख्वाहिश जरूर है कि पीटीआई को होना चाहिए था, बल्ले को जरूर होना चाहिए था। वोटरों की हाइश बड़ी तादाद में बिल्कुल भी चले एक पॉलिटिकल, उसके ऊपर भी हम एनालिस्ट के तौर पे भी हम देखें तो ये कोई अच्छा दिन नहीं है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात जो है वो बैलेट पेपर से गायब हो गई। मगर आप देखिए कि उनके वकला ने सियासी केस को सियासी जरूर बना दिया, कानूनी बुनियादों पर उस तरह से वो नहीं लड़ सके। एक भी सवाल का जवाब मेरे नजदीक, जो मैंने ट्रांसमिशन देखी है जब तक, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि वकला ने सेटिस्फाई किया है चीफ जस्टिस को और दोनों दीगर मुअज़्ज़िज़ जजों को, क्योंकि ये 3-0 का फैसला है। ये आपसे एक सवाल पूछूं, जी। अगर अकबर एस बाबर और बैरिस्टर गौहर का मुकाबला होता तो कौन जीत जाता? बैरिस्टर गौहर ने जीतना था, तो होने देते। वो तो मेरा पॉइंट भी यही था उस दिन भी, मैंने कहा, मैं आपको क्लिप भी सुना सकता हूं। आपको 15 मिनट में इंतखाब कराने की जरूरत क्या थी? आप उनको, लेकिन तो पीटीआई ने अपना मेंबर ही नहीं मानती, वो एक अलग बहस है। मंसूर अली खान साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि अब तहरीक इंसाफ के वोटर अगर चले जाते हैं 50-100, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई 184(3) के तहत हमारा राइट है, हम अपनी मर्जी की पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो जा भी रहे मेरे ख्याल से, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक, तो इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकती है, फिर 184(3) के तहत जो कमेटी है वो एक बेंच बना सकती है? बहुत शुक्रिया समर साहब। मेरा समर साहब जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि मैं कल से मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस देख रहा हूँ, मुख्तलिफ तज्जिए देख रहा हूँ। हम लोग एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट क्या है? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने बात की जी 10-15 वोटर जा रहे हैं और वो जाके कहेंगे जनाब हमें फलां सियासी जमात चाहिए, तो कल को फिर एक फिगर सेट कर लीजिए कि जी 50 वोटर अगर जाके कहते जी इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बाहर निकालें, क्योंकि हमें नहीं पता वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो इनको इलेक्शन लड़ाएं, हमने तो इमरान खान को वोट देना है। इस तरह नहीं हो सकता, ये बड़ी खतरनाक बात है। और उसके बाद एक ये जो दलील देना कि जी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, और अगर ये इसका सिंबल नहीं होगा तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, तो यानी फिर एक सेट कर लीजिए, बता दीजिए कि जनाब इलेक्शन में जब 2 महीने रह जाए ना, तो सियासी जमातों के सरबराहों को बराए मेहरबानी हाथ ना लगाएं। अगर किसी पार्टी का सरबराह चेयरमैन जो है वो कोई कत्ल भी कर दे जाके, तो बराए मेहरबानी उसको हाथ ना लगाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। ये बड़ी ही खतरनाक बात है जो हम लोग काम। अच्छा, आपका पूरा जो पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरा ख्याल में सब इस बात पे एग्री करेंगे, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आसमा साहिबा भी कह रही थी कि मैंने ट्रांसमिशन देखी, हो सकता है कुछ पोर्शन, आप यकीन कीजिए कि मैंने एक मिनट देखा है इसका, दोनों दिन का एक मिनट 1 सेकंड मैंने मिस नहीं किया, इवन दो मैं दौरान सफर था, लेकिन मैंने फिर भी मिस नहीं किया कि कहीं मैं कोई चीज मिस ना कर जाऊं। इतनी जबरदस्त दलीलें मखदूम अली खान की जानिब से दी गई, और ये बड़ी खतरनाक बात है ये जो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जनाब सियासी जमात है, देखें अब इलेक्शन होने वाले, तो भाई कसूर किसका है? आप सारे मानते हैं इस बात को कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुए, गलत तरीके से हुए, रूल्स नहीं फॉलो किए गए, जो तरीका कार होना चाहिए था नहीं फॉलो किया गया, तो फिर सजा आपकी अपनी गलती की वजह से आप भुगत रहे हैं। तो आपको पॉइंट है कि मोहन आलम साहब आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है, देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, और ये उनके अपने जो वकला हैं वो भी मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि शायद आप जो पैमाने रख रहे हैं हम मानते हैं वो उस तरह से नहीं हुए। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि एक जो वोटर्स हैं, उस जमात के कैंडिडेट्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त उस जमात के लिए हालात काफ़ी मुश्किल है। उसके बावजूद बहुत लोग हैं जो कि कैंडिडेट्स हैं। एक रोज़ पहले उन्होंने अपनी लिस्ट शाया की थी कि प्रोविंशियल असेंबली से, उनके कौमी असेंबली से कौन कौन कैंडिडेट्स हैं। मतलब बहुत कम पेंडिंग थे, अक्सर वो लोग थे जो कि जिनके नाम तय हो गए थे। उस हल्के में मल्टीपल कैंडिडेट्स थे जो कि इन द रन थे, वो उल्टा गिला कर रहे थे कि भाई हमें क्यों नहीं किया, उसको क्यों दे दिया टिकट। इतने सारे कैंडिडेट्स को, इतने सारे वोटर्स को डिप्राइव करना मेरे अपने व्यू में ये बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट की नफी है। और आप एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि चंद लोगों की वजह से
उनकी उसमें कनाइवेंस हो सकती है, उनकी बदनीयती हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को पनिश करें, उनके अलावा दीगर लोगों को पनिश करना मेरा ख्याल है ये अनजस्टिफाइड है। और ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर इस वजह से आ जाती है क्योंकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब को 62(1)(f के तहत नाअहल किया था, हम सबके लिए बहुत तकलीफ दे लम्हात थे, वो बहुत तकलीफ दे मोड़ था वो अदालती फैसले का। आपको याद होगा उनके जारी करदा टिकट भी जो है वो एंड सेनेट में समर साहब के उस वक्त सेनेट के इलेक्शंस थे, सारे उनके लोग इंडिपेंडेंटली सेनेटर बने थे। उस वक्त भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया था कि भाई हमें क्यों आप हमारे एक सिंबल के तहत, जब हमारी वाबस्तगी है एक जमात से, आप क्यों जबरदस्ती हमें इंडिपेंडेंट आप हमें कंटेस्ट करने को कह रहे हैं। नाउ द सेम हैज बीन अप्लाइड टू द एंटायर पॉलिटिकल पार्टी, just absorb the gravity of the situation. Dr. Maria. I also agree with Mona with what Mona is saying because एक बात बिल्कुल लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे, लॉयर्स को आप सुने, जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए गए। मुजम्मिल साहब का बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है कि अगर दोनों को इफ दे वर पिच्ड अगेंस्ट ईच अदर तो ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर नहीं जीतना था। लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे, बट ये एक बड़ा हार्श फैसला जो लगता है, स्पेशली लॉयर्स तो ये भी तौजीह दे रहे हैं कि आर्टिकल 17(4) जो 18वीं तरमीम के बाद जो है, जिसको रिपील कर दिया गया था कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, वो किस तरह ट्रम्प हो सकता है थ्रू द इलेक्शन एक्ट। तो ये भी बात की जा रही है और बहुत सख्त फैसला इसको माना जा रहा है। और अगेन फिर इससे इस पूरे अभी हम बात भी कर रहे थे, पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस है इस वक्त क्योंकि ये हुआ है 25 दिन रह गए हैं, एक सवालिया निशान लग जाता है, कौन इसकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इसको प्री पोल रिगिंग के उसमें जुमरे में अभी से ले जाया जा रहा है, अभी से कहा जा रहा है कि इलेक्शन के जो है ये इट विल बी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस। सो जो हम स्टेबिलिटी जिसकी दरकार है, हम सोच रहे हैं स्टेबिलिटी आएगी इस इलेक्शन के बाद, वो इस पोलराइज्ड माहौल में कैसे आएगी। और फिर अगेन जो भी नवाज शरीफ साहब की इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये लगता है कि एक विशियस साइकिल है, आज कोई है कल कोई है परसों कोई है। वो तो है, कल को अगर दोबारा नोंदी रगड़े में आ गई तो तरीके साफर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जब अगर वो इस मौके में बेनिफिशियरी अगर बन रहे हुए। बिफोर आई गो फॉर ब्रेक में एक थोड़ी सी चीज समर, देखिए हमें एक थोड़ी सी बारीक लाइन ये जरूर रखनी है कि जहाँ पे कोर्ट है और जहाँ पे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये जो हम बात करें बिल्कुल प्योरली एक सियासी एक तालिब इल्म के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस का है उसके लिए ये वैलिड क्वेश्चन है, मगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्या मैं जरा आबिद ज़ुबैरी साहब से भी उनकी राय ले लूं जरा, फिर मुझे एक ब्रेक पे जाना है जरा। ठीक है आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो सारी डिबेट है, अब इसके दो पहलू हैं। एक तो है ये बड़ा यानी कि ज्यादती हो गई, नाइंसाफी हो गई, इलेक्शन में जाना उनका हक था, वोटर्स का फंडामेंटल राइट है, वो अब जो है उस पर बड़ी ज्यादती होगी वोटर के साथ भी। दूसरा है जी प्योर एक लीगल डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं की गई हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स की मैं बात कर रहा था कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो हमें नहीं मिल रहा, हम अपनी मर्जी की पार्टी को वोट देना चाह रहे थे 184 के तहत, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामले का कॉग्निजेंस ले सकती है क्या? देखिए कॉग्निजेंस तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो नया लॉ बना है, जो सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने बोल दिया, उसके अंदर उसको पैरामीटर्स देखने होंगे। वो कमेटी है जो चीफ जस्टिस हेड करेंगे कि वो केस सुनना भी है या नहीं, तो ये मुझे नहीं मालूम कि वो सुनेंगे या नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी मैंने आपकी पैनलिस्ट की बात सुनी, आपको चाहिए था उन अली जफर साहब उनको बुला लेते ताकि वो अपना खुद बात करते, ये लोग जो बात कर रहे थे आपके, ताकि उन्होंने बातें ये की या नहीं की। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको याद होगा हमारे मुल्क की तबाही शुरू हुई मौलवी तमीजुद्दीन खान के केस में, जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन की असेंबली डिस्ट्रिक्ट की, तो उस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट ने उसके डिसोल्यूशन को सेट असाइड किया, लेकिन जब मामला फेडरल कोर्ट में गया और जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट पे लीगली वो बात सही थी जो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि ये गवर्नर जनरल के वो सिग्नेचर नहीं थे, इसलिए एक टेक्निकलिटी पे उन्होंने डिसीजन को सेट असाइड किया और आज तक हम उसके नतीजे भुगत रहे हैं। तो देखिए ये कह देना कि इमोशनल फैसला ये नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है सिर्फ ये कोर्ट ऑफ एक्विटी भी है। दो चीजें साथ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ये कहना कि आईनों का कानून सिर्फ कानून की वर्डिंग नहीं होती। और दूसरी बात, आप अख्तर साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे 208 वगैरह टेक्निकलिटीज नहीं, आप 208, 209 की वायलेशन और 210 की वायलेशन करेंगे तो आपका सिंबल लिया जाएगा। और वो कहीं वो प्रोवाइड करता है कि जब आपके इलेक्शन हो जाए आप एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट वो पब्लिश करते हैं, और अगर आपने 209 की वायलेशन की है, 210 की, फिर आपका सिंबल लिया जा सकता है। तो कहाँ वो ट्रायल हुआ? वो ट्रायल कहाँ हुआ कि जिसके तहत उन्होंने कहा गया उन्होंने गलतियां की होंगी, उसमें गलतियां होंगी। आप देखिए मुस्लिम लीग नून वगैरह के जितने लीडर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, आप उनके भी सर्टिफिकेट उठा के देख लीजिए। देखें ना, तो इस तरह से ये कह देना कि जी ये बड़ी अच्छा फैसला हो गया, फैसला बहुत अच्छा होगा, मौलवी तमीजुद्दीन खान का भी फैसला बहुत अच्छा होगा, लॉ कानून के
से था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आप भी देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका और अशरफ साहब आपका अपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि अब बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को अब दीगर जो है इंतखाबी निशानात जो है मिलना शुरू हो गए हैं, बीइंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और उस पर अब पीटीआई के कुछ बड़े मुतनाज़ा किस्म के भी हैं, जिस तरह अली गंडापुर को बोतल दे दी उन्होंने, तो पीटीआई वाले बड़ा इतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ जानबूझ के शरारत की जा रही है। ज़ैन कुरैशी को जूता, हाँ जूता दे दिया ज़ैन कुरैशी को, तो वो तो बैलेट पे निशान है तो मिल सकता है। नहीं वैसे पीटीआई कह रहे हैं कि बड़ी वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे साथ शरारत की जा रही है, जानबूझ के ये इस तरह की हरकतें, वो कह रहे हैं आरोप ये नहीं करना चाहिए। इजाजत से कहना चाहती हूँ, देखिए पीटीआई के पास उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी। हम सुनते रहे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मैं आपको बिल्कुल खबर की बुनियाद पे ये बता रही हूँ कि 2-3 पार्टीज जिसमें कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन जी हाँ और शेरानी साहब की जो जमात है और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गई, जी वो तैयार थे कि वो इनके साथ करें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आप ये तस्लीम करें कि अगर वो उनकी वो बल्लेबाज याद है, चूंकि बल्ला था उनका वो जरा करीब नहीं है तो लेट्स गो फॉर इट। हाँ वो गलत फैसला था। वो पीटीआई के साथ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बल्लेबाज वाला ट्रैप था, वो उस ट्रैप में फंस गए, उन्हें समझ ही नहीं आई। अच्छा, मतलब वो पहले दिन से, मतलब जब वो प्लान भी कह रहे थे तो आपका ख्याल है दूसरों को नहीं पता था। देखिए अगर होना क्या चाहिए था समर, होना ये चाहिए था कि ये बहस तकरीबन 3 महीनों से चल रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियसली सोचती कि हमने किसके साथ जाना है और उसके ऊपर वर्कआउट करती। ऐसा नहीं हुआ। या तो इसके पीछे कोई ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको हर सूरत जो है वो बल्ला मिल जाएगा, जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने उनको दिया भी, या फिर ये था कि उनका ख्याल था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो हमें किसी किस्म के क्राइसिस का सामना। जब भी आप प्लान ए से प्लान बी पे जाते तो आप वर्स्ट के सिनेरियो को सामने रखते हुए ही आप जाते, तो वो उन्होंने ज़हन में तो रखा होगा कि ये वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है, बदला ले लिया। बेहतर था कि वो जमात इस्लामी के साथ करते जो तैयार थी और तराजू के साथ लड़ते तो वो बहुत सेफ रहे। जेयूआई पाकिस्तान शेरानी साहब वाली जो है वो भी इसके लिए तैयार, हाफिज अहमद रजा साहब वाली पार्टी थी, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की थी, जिस आदमी ने आपसे लड़के पार्टी बनाई है और आप उसकी पार्टी खत्म कराते रहे, कराने की कोशिश करते रहे, आप उसी से मुआहदा कर रहे हैं। एक बार डसे हुए आपको दोबारा नहीं डसवाना चाहिए था। आपको हुआ कि उनको इसके ऊपर प्रॉब्लम्स होते, केपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की एक फैनेटिक रिलीजियस पार्टी है, उसकी बुनियाद पे वो उसके ऊपर नहीं गए, उनके साइन के ऊपर, जो मेरी इत्तलात है उस सिंबल पे नहीं गए। अच्छा, मगर शिरानी साहब की और दीगर जो थी वो उनके पास मौजूद थी ये ऑप्शंस। मैं तो ये आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम पीटीआई कि उनको किस चीज ने रोका था कि ये जो चीज है इसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी ना बनाएं, और पॉलिटिकली जब आपको पता है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन स्ट्रेटजी की बात करें, कौमी असेंबली के इस्तीफों से लेकर सूबाई असेंबली से लेकर बहुत कैसे रिवाइंड कर दिया, जरा हमें आगे की बात भी करनी है जरा। दसो कोई सही फैसला नजर आया है? अच्छा अब आप मुझे बताएं इसके फैसले के इम्प्लीकेशंस हैं। पॉलिटिकल तो बहुत ज्यादा के तरीके से आपको नुकसान तीन जो मेजर नुकसान की अगर हम बात करें, एक तो जाहिर है हल्के में 5-5, 6-6 बंदे जो है वो खान साहब की तस्वीर लगा के खड़े हो जाएंगे, भाई मैं हूं पीटीआई के कैंडिडेट, मैं हूं, वो वोट तकसीम हो जाएगा, तो उनकी जनरल सीट्स उनकी कम आएंगी। दूसरा ऐसा कॉन्सिक्वेंस है कि उनकी जो उनकी सीटें इंडिपेंडेंट जो सॉरी स्पेशल सीट्स कम आएंगी। तीसरा ये कि 63A के तहत उनके लोग इंडिपेंडेंट आएंगे, उन पे लागू नहीं होगा। वैसे अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन के दौरान, वेलकम करते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो डिबेट है अली जफर साहब के पीटीआई मुकदमा अपना सही तरह से नहीं लड़ सकी, अभी आसमा साहिबा खबर भी दे रही थी कि खान साहब बड़े नालायक हैं कि भाई मेरी लीगल टीम जो है वो सही तरह से मुकदमा मेरा लड़ नहीं सकी। अली जफर साहब के साथ नहीं है ये मैं बता इन पे नहीं वो हामिद खान साहब के बारे में था कि आप जो है अली जफर की तरह क्यों नहीं पढ़े। मैं उस पर मजीद जरा वजाहत भी जारी कर देता हूँ। ये लीगल टीम की आप मानते हैं कि कमजोरी थी, आप सही तरह से लड़ नहीं सके, या फिर वहां से आप कहते हैं कि बड़ा जालिमाना फैसला आ गया, हम जो कुछ कर सकते थे कर लिया? देखें जी, अपनी तारीफ या अपनी बुराई खुद तो बंदा नहीं कर सकता, कहीं एडमिशन हो सकता है कहीं पे। खुशकिस्मती ये है कि वो टीवी पे सामने आ रहा था, लाइव आ रहा था, हर कोई बहस सुन रहा था कि हमारे क्या दलाइल थे,
और ये भी सुन रहा था कि अदालत के क्या ऑब्जर्वेशंस थी। आप सोशल मीडिया उठा लें, उस पर आपको पब्लिक की ओपिनियन सामने आ जाएगी। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ये जो फैसला है ये तारीख इसको बताएगी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है और लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज की और जो कैंडिडेट्स हैं उन सब की जो बुनियादी हकूक हैं, स्पेशली आर्टिकल 17 के तहत इसमें ये कहा गया है कि सिंबल आप किसी सूरत में एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ले सकते, उसकी खिलाफ वर्जी है। आप अगर देखें तो बेनजीर भुट्टो शहीद जो हैं उन्होंने एक केस फाइल किया था जो केस रिपोर्ट हुआ, क्योंकि ये कहा गया था उस वक्त, एक कानून आया था कि सिंबल के बगैर पार्टी लड़ेगी। तो अदालत ने कहा ये सिंबल जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक नहीं है, ये उस अवाम का है जो पढ़ी लिखी नहीं है और जो अपने वोट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंबल के जरिए कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 14 लोग या 12 लोग या 4 लोग जो उधर आए थे जिनकी जुबानी बात सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनको आपने नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए और इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, इसलिए सिंबल आपका ले लिया जाएगा और अवाम जो है वो अब पीटीआई के लिए सिंबल के तहत वोट नहीं कर सकेगी और अवाम कंफ्यूज होगी। हर कैंडिडेट को अपना अपना सिंबल मिलेगा, एक एमएनए को एक मिलेगा, एमपीएस को उसके नीचे कुछ और मिलेंगे, लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इलेक्शन को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डबो दिया, जमहूरियत का ये कत्ल हो गया। ये है पोजीशन। आप इस केस को इस तरह जज करें, फिर आप खुद ही फैसला करें। सही है। इसके अलावा सर अब आप अगर हम पॉलिटिकल हिकमत अमली की बात करें तो ये जो बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद किया गया, एक ऐसा बंदा जो पार्टी को सख्त तनकीद करके छोड़ के एक उससे अपनी पार्टी बनाई, फिर पीटीआई स्ट्रगल करती रही इस पार्टी को खत्म करवाने के लिए, इस इंतखाबी निशान को खत्म करवाने के लिए, उसके साथ इत्तेहाद करना ये कितना बड़ा एक पॉलिटिकल ब्लंडर था तरीके इंसाफ का। इसमें ये भी ऐड कर ले आपकी इजाजत से सबर के क्यों नहीं जो दीगर जमातें आपके साथ तैयार थीं, 2-3 जमातें, उनके साथ क्यों इत्तेहाद नहीं किया गया और नजरियाती के साथ जो था उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया उस एग्रीमेंट को जब ये हुआ था? ये देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सिंबल दिया गया है ये गलत तरीके से ले लिया गया है। हमारे मुताबिक थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फैसला है, लेकिन अब फैसला हो गया है तो हम फैसले को गलत या सही कह सकते हैं। तो फैसला चूंकि आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, जजमेंट्स के भी खिलाफ है, बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है और मेरा ख्याल है कि जमहूरियत का कत्ल भी इसको समझा जाएगा। इसको उसी आप कैटेगरी या पैनल में डालेंगे जो कि मौलवी तमीजुद्दीन का केस या दोस्तों केस या नुसरत भुट्टो का केस जिसने मार्शल लॉ को एक्सेप्ट किया था, ये उसी तरह का एक फैसला है और वो अपनी जगह। अब वो हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगा, तो हमें तो उम्मीद यही थी कि इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला होगा और ये जजमेंट जो है सिंबल हमें मिलेगा। जैसा पेशावर हाई कोर्ट ने, आप उसका जजमेंट पढ़ लें, कितनी डिटेल्ड और खूबसूरत जजमेंट है। उन्होंने सिंबल दिया और इलेक्शन कमीशन से निकाला, तो ये हमारा ख्याल था। उसके बाद लेकिन ये हमारी सियासी साइड पे स्ट्रैटेजी जरूर थी कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से जिस तरह देखा हमने, हम कायरा साहब को भी ट्रांसमिशन में वेलकम करेंगे, हमें जानिए कमर जमान कायरा साहब ने भी। सर आप अपनी बात जारी रखेगा, मोना आलम साहब भी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। अली जफर साहब जी बैरिस्टर साहब, ये अर्ज है आपसे कि कई जगहों पे सुप्रीम कोर्ट के आगे ये पीटीआई की लीगल टीम ने भी एडमिट किया कि जो बाई इलेक्शन, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पैमाने थे वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं और बड़े बहुत प्रिंसिपली करेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट आपसे तवक्को कर रहा था, लेकिन उनसे उनके ऊपर चलते हुए आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। कुछ लोगों का ये स्कूल ऑफ थॉट है सर कि शायद अकबर एस बाबर, चूंकि वो फाउंडिंग मेंबर, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो शुरू दिन से पीटीआई के जो 7 लोग थे उनमें उनका शुमार था, बाद में प्रॉब्लम्स हुए, डिफरेंसेस हुए, तो एक ये स्कूल ऑफ थॉट भी है कि शायद उनसे खौफजदा थे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट करने वाले लोग थे कि अगर वो उनको एक फेयर चांस दिया जाता कि वो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का हिस्सा बनते
तो मे बी ही कुड हैव लॉस्ट। और कई जगहों पे फिर ये भी ऑब्जर्व किया, जैसे हामिद खान साहब ने जो पहला रोज था हियरिंग का, आई क्लियरली रिकॉल, हामिद खान साहब ने कहा, जब उनसे सवालात किए मोजिस चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि मुझे 2 रोज दें प्रिपेयर करने के लिए, मैं आपको ये जवाब दे के आता हूं। तो एक तैयारी का फुकदान होना या अच्छी तैयारी की किल्लत होना, ये भी कई जगहों पे ये चीज महसूस की गई। डू यू इन रेट्रोस्पेक्ट अग्री विद दिस सर? नहीं, देखें, आई टोटली डिसएग्री। मेरा ख्याल है आप इस तरह सोचें, इसको आप भूल जाएं कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। आप बात करें कानून की। आप ये देखें कि कानून में कहीं लिखा है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह कराने हैं। अगर लिखा है तो बिल्कुल उस पैमाने पे आपको उतरना चाहिए। अगर आप नहीं उतरे तो फिर आपने कोई गलतियां की। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं, अगर आपने तो छोड़ दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर पार्टी किस तरह कराएगी और उस पर कभी किसी ने कोई ट्रायल नहीं किया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो पैमाना आपने पूरा नहीं किया। दूसरी बात यह है, एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखें कि कल को पीटीआई को छोड़ दीजिए, पीटीआई तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर जमात हो, आज 2 बंदे उठ जाएं और कहें जी हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएं जी 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 और कहें कि हम लड़ना चाहते थे और हमें नहीं लड़ने दिया गया, इसलिए इनके इलेक्शन कलअदम करार दें और ये जो सिंबल है इनसे ले लें, ठीक, तो क्या आप उसको कहेंगे कि हाँ जी बड़ा अच्छी ये बात है कि 2 बंदे आ गए सुप्रीम कोर्ट के सामने? अगर कोई बानी रुकन आएगा तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी ना जी। अगर कोई बानी रुकन आ जाए, खड़ा हो जाए कि मतलब मुझे ही चैलेंज किया गया, मुझे लड़ने नहीं दिया गया, तो फिर तो मैं कहता हूँ बानी छोड़ें, मैं कहता हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग मेंबर आ जाएं। बानी तो चले बहुत 20 साल पहले कोई होंगे फाउंडर मेंबर, लेकिन आज मिराज मोहम्मद खान की, बल्कि आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मगर मिराज मोहम्मद खान की एग्जांपल तो खुद चीफ जस्टिस साहब ने कोट की, लेकिन आप किस तरह कंफर्म करेंगी कि वो वाकई ही सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा? आप सपोजिंग, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोजिंग आप किसी को पैसे दे के या कोई प्रेशर से कह देते हैं कि आप जाके बयान दे दें और वो बयान दे दे, तो आप पूरा सिंबल ले जाएंगे एक पॉलिटिकल पार्टी से। सही है, इसलिए कानून ने इजाजत नहीं दी। कानून ने कहा है कि हाँ आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना है, लेकिन आप अगर सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपको सिंबल मिल जाएगा। और अगर मेंबर्स में डिस्प्यूट हो, अगर कोई झगड़ा हो कि हमें दिया नहीं गया उसका टाइम, तो फिर वो सिविल कोर्ट चले जाएं। ठीक है अली साहब, हमारे साथ रहेगा जरा कायरे साहब ने मैं ज्वाइन किया, उनसे भी राय ले लेते। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सर कायरे साहब, आपकी राय में ये जो फैसला कल आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस पर आप डिबेट ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कोर्ट ऑफ लॉ है, उसने लीगल पॉइंट्स को देखा और फैसला तरीके से आपके खिलाफ दे दिया। दूसरा है कोर्ट ऑफ इक्विटी भी है, उसने सब सियासी जमातों को इक्वली ट्रीट करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल इलेक्शन से 24 दिन पहले उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया, सिर्फ उस पार्टी को नहीं बल्कि उसके वोटर्स को भी। क्या राय आपकी सर इस फैसले के हवाले से? कायरे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक खोलिएगा। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे मेरे लिए तो ये खुशी की बात नहीं है कि पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने की जरूरत है कि पीटीआई अपने आप को एक्सेप्शंस क्यों लेके क्रिएट करना चाहती। अभी आप अपने सवाल पे देखिए, आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल केस देखा और लीगलिटी पे फैसला कर दिया, इक्विटी के कानून पे नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक नहीं, लॉ ऑफ इक्विटी के तहत चलने की जरूरत है और उनको कोई पंचायत करने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट पंचायत करती है तो हम कहते हैं पंचायत क्यों करते हैं, कानून के मुताबिक चले, और कानून के मुताबिक चलते हैं तो कहते हैं पंचायत क्यों नहीं करते, पंचायत करें। तो ये बात नहीं है। सवाल है इलेक्शन होने चाहिए आपकी जमात के अंदर, और पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है अनफॉर्चुनेटली कि इनके जितने भी इलेक्शन हुए वो मुतनाज़िया रहे। इनके अपने जो बड़े सीनियर लोग थे, जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे या बाकी बने उस वक्त, उन लोगों ने भी जो इलेक्शन कराए उसको भी तस्लीम नहीं किया गया। और इस इलेक्शन को, जिस दिन इलेक्शन हुआ, अब तो जी सोशल मीडिया में सारा कुछ खुला पड़ा है, कहाँ इलेक्शन हुआ, किस किस बंदे ने, उसी दिन उससे एक दिन पहले जा उन्होंने नॉमिनेशन पेपर मांगे लेकिन किसी को नहीं दिए गए। अब उसको मीर टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे अगर आप वकला की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका हक और इस्तेहकाक है,
कत्ल किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट को अलेज कीजिए, आप सीनियर वकील हैं, आप एक जमात हैं, आपका हक है, आप कहिए सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट कातिल है आपकी जमात की, हमें तो इतराज नहीं होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको इलेक्शन कमीशन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा मौके दिए। सही। तो फिर ये उस सेंस में तो नहीं जिस सेंस में मुस्लिम लीग कहती है, लेकिन लाडलेपन का एहसास खत्म हो जाना चाहिए ना। अब मैं ये समझता हूँ कि ये मसला माज़र साहब, सर मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, एक हमें ब्रेक लेनी है, मुख्तसर ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी बात ही को मुकम्मल करने का पूरा मौका दिया जाएगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले कमर ज़मान कायरा साहब बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से, जिस फैसले की रोशनी में, जिस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, तो अपनी बात काइंडली मुकम्मल कर लें जरा। देखिए, मैं इतनी गुजारिश कर रहा था कि अकबर एस बाबर बहुत अरसे से पीटीआई के खिलाफ चाराजोई में है, और उस वक्त से हैं जब वो हुकूमत में थे, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी, और अब भी वो उसी इशू पे गए हैं। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई को चाहिए था, जब इलेक्शन कमीशन ने उनके पहले प्रोसेस को कबूल नहीं किया और उनको दोबारा टाइम दिया, तो वो एक ट्रांसपेरेंट काम कर लेते, क्या हर्ज था। अब अगर अदालत, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता यही है कि अदालत हमारे हक में फैसला दे देती है तो बेहतरीन फैसला हो गया है। जब सिंगल बेंच ने फैसला दिया तो बड़ा खराब था। कायरा साहब ये बता दें, कायरा साहब ये बता दें कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में, इन दोनों का आपस में मुकाबला है, वो मुकाबले के सेंस में बात कर रहे थे। तो तहरीक इंसाफ के बतौर पार्टी इंतखाबी मैदान से बाहर होने का से जो पॉलिटिकल इक्वेशन जो डिस्टर्ब हुई है, ये बैलेंस किस पार्टी की तरफ आपको शिफ्ट होता नजर आ रहा है? इसका बेनिफिट कौन उठा सकता है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, इसका बेनिफिट उठाने की बात नहीं है, ये अफसोस का मकाम है। एक सियासी जमात अपने कायद या अपने लीडर की फैसलों की बदौलत आज अगर मुश्किल में है, तो न सिर्फ वो जमात मुश्किल में है, ये पूरा निजाम मुश्किल में है। आज पूरा मुल्क इस अजाब से गुजर रहा है। अनस्टेबिलिटी हमारे यहाँ, ये जो गैर यकीनी कैफियत है, ये सारे मुल्क के लिए बेचैनी का बायस है। मुझे इससे कोई खुशी नहीं हो रही, किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, मेरे लिए ये भी अहम नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे दिली तौर पे इस बात की तकलीफ है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने लिए खड्डे खोदे हैं, इस पूरे निजाम और मुल्क के लिए खड्डे खोद दिए कि उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद है, न सिर्फ उनके लिए, उनके कारकुनों के लिए, बल्कि पूरे सियासी निजाम के लिए बहुत सारा, और हमारे इदारों के लिए बहुत सारा एक तातुल आ गया। अब क्या करें, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। मंसूर खान साहब गालिबन कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी, मैं 2 चीजें सिर्फ कहना चाह रहा हूं। अली जफर साहब अब आपके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन काश उनसे पूछा जा सकता कि जब अली जफर साहब सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे थे, तो एक मौके के ऊपर इन्होंने खुद वहां पे दलील देते हुए कहा कि जी अकबर एस बाबर साहब जो हैं, इनको नॉमिनेशन पेपर्स इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि ये लेट आए थे। इन्होंने खुद फरमाया, ये इन्होंने अपनी दलाइल के दौरान ये बात कही कि जी 3 बजे तक का वक्त था, ये चूंकि लेट आए थे उनको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले। एक जगह आप टाइम की वजह बता रहे हैं कि जी चूंकि टाइम अप हो गया था इसलिए इनको पेपर्स नहीं मिल सके। दूसरी जगह आप ये कहते हैं कि जी ये तो हमारे मेंबर ही नहीं थे। अब आप खुद देखिए ना, लीगल स्ट्रैटेजी के लिहाज से ये कितना बड़ा तजाद है। आप वहां पे ये भी कह सकते थे जी अकबर एस बाबर को इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमारे रुकन ही नहीं है, ये हमारे मेंबर ही नहीं है, तो इनको पेपर्स हम किस लिए देते। आपने खुद ये 2 पोजीशन थी। दूसरी, कायरा साहब यहाँ पे मौजूद है। देखिए, बिल्कुल मैं कायरा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अफसोस का मुकाम है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। नहीं, अच्छा नहीं लगता कि एक बड़ी सियासी जमात उसको सिंबल नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक लेसन भी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए भी लेसन है कि अगर आज आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन शाम तरीके से अगर होते हैं, अगर पाकिस्तान तरीके से आपसे बल्ले का निशान लिया जा सकता है, तो कल को आपसे तीर और नून लीग से शेर का निशान भी लिया जा सकता है। बराए मेहरबानी अपनी पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आइए ताकि वो प्रमोट होती हुई नजर आए। कायरा साहब, ये एक पहलू है। मैं मंसूर अली खान की इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि हमारी जमातों के ऊपर भी दबाव, और ये याद रखिए जमहूरियत में विलफुल सारा कुछ नहीं होता, बाज़ औक़ात जबर के तहत या हालात के तहत एक प्रेशर जो होता है, पब्लिक प्रेशर जो होता है, लीगल प्रेशर जो होता है,
वो आपको बहुत सारे काम करने पे मजबूर कर देता है। बिल्कुल हमारी जमातों के अंदर भी अगर इलेक्शन के अंदर इंटरनल इलेक्शन में सुकम है तो अब दूर होंगे। अब ये फैसले किसी एक जमात के लिए तो नहीं है, इनके लिए तो आज है, लेकिन बाकी जमातों के लिए फॉर द टाइम्स टू कम सारी जमातें इस प्रोसेस में होंगी। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने ज्वाइन किया हमें ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ हेडलाइंस के लिए। हेडलाइंस के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे सियासी जमातों के पास मुल्क को मुल्की मसाइल से निकालने के लिए। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे मईशत की मुआशी बहरान से निकालने के लिए, अवाम को महंगाई के अजाब से निकालने के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है। सियासी जमातों के मंशूर की बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।